नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। और इस शो में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी सिखाते हैं। और अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप यहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज हमारे शो में जो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, वेलकम टू योर मनी। थैंक यू तो प्रबलीन से हम दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे पर्सनल फाइनेंस की गुना भाग, वो भी आसान 5 सिंपल रूल्स के जरिए। कौन सा रूल क्या कहता है और कब काम आता है, और इसके अलावा किस उम्र में सबसे ज्यादा उस रूल को अपनाना जरूरी बन जाता है, यानी कि रिटायरमेंट से लेकर बचत, निवेश हो या फिर लोन, ये सब जो रूल हैं कैसे मदद करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस को बेहतर बनाने में। तो प्रबलीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पहले बेसिक रूल के बारे में, चाहे कोई नया हो या फिर अनुभवी इन्वेस्टर हो, कौन सा एक बेसिक रूल है जिसे हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए जब बात हम पर्सनल फाइनेंस की करते हैं? जी। दीपाली, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस तो हम लोग यूजुअली बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटिमिडेट भी हो जाते हैं कि बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, एक्सेल शीट खोलनी पड़ती है, स्प्रेडशीट्स, चाहे वो रिटायरमेंट की बात हो, चाहे रिटर्न कैलकुलेशन की बात हो। रिटर्न्स पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स हैं, एक्स-आई-आर-आर है, कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं। सो हम 5 बेसिक आई थिंक थंब रूल्स डिस्कस करेंगे एंड इन वेरी सिंपल टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने गोल्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग को आप कैसे आगे बढ़ाएं। पहला रूल मेरे ख्याल से जो हम लेके चल सकते हैं वो है एक रिटायरमेंट से रिलेटेड रूल, जिसको हम 25 टाइम्स 25x बोलते हैं, एक रिटायरमेंट का बेसिक रूल है। बदलते टाइम के साथ हम देख रहे हैं दैट बहुत सारे निवेशक हैं वो फायर स्ट्रैटेजी जो है, यानी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होएं और आप जल्दी रिटायर होएं, उससे प्रभावित होके जल्दी एक एक्टिव जो वर्क लाइफ है उसको छोड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से लाइफ्स बहुत हेक्टिक हो गई हैं, कॉर्पोरेट कल्चर स्पेशली। लोग चाहते हैं कि 50-55 एंड इवन एट टाइम्स 40s में अपनी एक एक्टिव जो लाइफ है, वर्क लाइफ, उससे त्याग के उतना पैसा जुगाड़ चुके हों कि उनका आने वाला टाइम उनको पे चेक टू पे चेक के लिए वर्क ना करना पड़े, उनके जितने भी बेसिक खर्चे हैं वो पूरा कर सकें। और 25 का जो रूल है, ये उनको एक बेसिक डायरेक्शन देता है दीपाली, कि उनको कितना कॉर्पस चाहिए होगा इस फायर के जो नंबर को अचीव करने के लिए। तो इसका जो कोर है इस पूरे मैथ का, वो इसमें है कि अगर आपके पास कितना पैसा हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, जल्दी रिटायर हो सकें और आप आने वाले समय में विदाउट एक्टिवली वर्किंग अपने घर का खर्चा चला पाएँ। सो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन जो है वो है कि आप जिस साल में भी रिटायर होना चाहते हैं, तब का जो आपका सालाना खर्चा है, मान लीजिए आपका, आप महीने के आज लाख रुपए खर्चते हैं, तो आज से आप मान लीजिए आप 12-13 साल बाद रिटायर होना चाहते होंगे, तो तब तक वो ऑलमोस्ट डबल से अधिक हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि कोई आगे चल के आज 30s में और सोचते हैं कि अपने लेट 40s तक रिटायर होना चाहें, और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 2,40,000 का उस टाइम पे इन्फ्लेशन के हिसाब से बन जाता है। तो हम उस 2,40,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साल का खर्चा निकालेंगे और उसको आगे 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ऐसा करने से हमें एक फिगर मिलता है यहाँ पे जो है 7.2 करोड़ का, यानी कि ऐसे व्यक्ति को करीबन 7 करोड़ का एक फिगर चाहिए होगा अगर वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो ये एक फिगर उतना ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उतना ही नंबर चाहिए होगा दीपाली, बट इट गिव्स अ जनरल डायरेक्शन। तो अगर हम ये सेम चीज़ किसी और पे लगाना चाहें, आप मान लीजिए आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 50,000 है, आपको लगता है कि आप रिटायर होंगे तब आपका सिर्फ महीने का खर्चा 50,000 होगा, तो आप 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको अपना फायर का नंबर मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक आपको अलाइन कर सकता है
कि आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, स्पेशली जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो कितने अमाउंट में संभव हो सकती है। एंड यहाँ पे एक छोटा-सा राइट है, डेफिनिटली मैं दीपाली ऐड करना चाहूँगी कि जब हम फाइनेंशियली जो अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तब ज़्यादातर वो व्यक्ति हम बहुत सस्टेनेंस का खर्चा ही देख रहे हैं। तो इस फिगर से उनको सस्टेनेंस का खर्चा मिलता है, एंड ऐसे लोग अक्सर अपनी कोई हॉबीज़ या अल्टरनेटिव करियर्स को बाद में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं टू एनहांस देयर इनकम। बट ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से फॉर्मूला है जो उनको एक बेसिक गाइडेंस एंड डायरेक्शन दे सकता है। ऑलराइट, तो प्रबलीन कह सकते हैं कि एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जितना सालाना आपका खर्च है उसे आप 25 से गुना कर दीजिए, तो वो आपका रिटायरमेंट एलोकेशन फंड इतनी ज़रूरत लगभग ऊपर नीचे आपको पड़ सकती है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली एट द ईयर ऑफ योर रिटायरमेंट, दीपाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से अगर 10 साल बाद प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको इन्फ्लेशन से जरूर आप एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप अगले साल रिटायर हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली फिर तो उतना इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सालाना खर्चे को डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड रूल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल, रूल 72। प्रबलीन, अगर देखा जाए जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि अभी हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें कितना उस पर रिटर्न मिलेगा। तो रूल 72 क्या कहता है? मेरे ख्याल से दीपाली आपने बिल्कुल ठीक बोला है। मेरे ख्याल से रिटर्न्स में हम सबको इंटरेस्ट रहता है, और हमारा पैसा कितनी जल्दी दोगुना होएगा, डबल होएगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आप फटाफट ये बताइए कि इसको हम डबल कब कर सकते हैं। सो किसी का 50 लाख लगा हो तो उनको होता है कि 1 करोड़ कब बन जाएगा, 1 लगा है तो 2 कब हो जाएगा। एंड आई थिंक जो रूल 72 है ये एग्ज़ैक्टली उनकी उस जो क्वेरी है उसका आंसर देता है। अब आपको ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ये एक सिंपल नंबर है, आपको 72 को डिवाइड कर देना है जो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है उस प्रोडक्ट से। सो मान लीजिए आज आप एक 6% का मान लीजिए आपने फिक्स्ड इनकम कोई प्रोडक्ट ले रखा है और आपको 6% का वहाँ से रिटर्न मिलने वाला है, तो आपका पैसा 12 साल में डबल होएगा, क्योंकि आप 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12 का जो एक फिगर निकल के आता है वो आपके नंबर ऑफ इयर्स है कि आपको डबलिंग में कितना टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और आप एक 12% का ओवरऑल रिटर्न लेके चल रहे हैं, अपने रिटर्न्स हैं, तो आप करीबन 72 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक 6 साल का पीरियड मिल जाएगा। सो ये अगेन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे सकता है कि किस टाइप के अमाउंट में उनकी जो डबलिंग है वो पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ इयर्स में डबलिंग पॉसिबल है। एंड दीपाली, यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम लोग स्पेशली जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं कि अरे हमारी प्रॉपर्टी दोगुना हो गई। हम इयर्स को भूल जाते हैं, हम रिटर्न्स को कैलकुलेट नहीं करते। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बता देगी कि आपका जो पैसा है, अगर डबल हुआ है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स, तो आपका एग्जैक्टली रिटर्न क्या निकल के आया है। वो रिटर्न 6% भी निकल के आ सकता है, वो रिटर्न 8% भी निकल के आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान के चले आज की तारीख में कि किसी का पैसा 15 साल में डबल हुआ रियल एस्टेट में, तो उनका रिटर्न सिर्फ 4.8% निकल के आता है। तो डबल सुनने में बहुत बड़ा लगता है, बट जब हमने उसको उस नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड किया तब रिटर्न सिर्फ 4.8 का निकला। तो ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, आपको इयर्स बताने के लिए कि आपका पैसा कैसे डबल होगा, और अगर डबल हो चुका है तो आपको बताने के लिए कि आपका रिटर्न कितना निकला उधर से। बिल्कुल, तो प्रबलीन, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कैसे डबल हो सकता है, कितना अमाउंट आपको रिटर्न के तौर पर मिल सकता है, 72 उसके बारे में बताता है। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल हो रहा है, हम इतने एम्बिशियस हो गए हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में हर एक इन्वेस्टर की ख्वाहिश कहीं ना कहीं रहती है कि पैसे को तिगुना कर दिया जाए या फिर चौगुना हमें उसका रिटर्न मिल जाए। तो इस बीच जो रूल 114 या 144 है वो किस तरह से काम कर सकते हैं इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए? जी। सो दीपाली, जैसे अभी हमने देखा कि 72 से हमें आइडिया लग गया कि कितने सालों में हमारे पैसा डबल हो सकता है। बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मान लीजिए कोई घर की डाउन पेमेंट करनी हो बच्चे की एजुकेशन के लिए या अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, और वो बहुत ज़्यादा इतना एक्सेल में savvy नहीं है, वो नहीं समझ सकते कि हम इतनी कैलकुलेशंस कैसे करें। तो सिंपल उनके लिए रूल है कि अगर वो 114 का इस नंबर को जो भी उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, तो उनको बहुत अच्छा एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने साल में उनका पैसा 3 गुना होगा। मान लीजिए कि हमने 12% का रिटर्न कमाया और हमने 114 को 12 से अगर डिवाइड किया, तो यानी कि हम 9.5 साल में अपना पैसा
3 गुना कर सकते हैं। अगर हमने 8% का रिटर्न कमाया है, तो हम 14.5 साल में अपना पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल करेंगे। सो अगेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिम्प्लिफाइड फॉर्मूला है टू नो कि आप 3 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं। एंड सेम 4 गुना का जो फॉर्मूला है, यानी कि 144 से आप डिवाइड करेंगे, अगर अपने नंबर ऑफ जो भी आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपने 144 को 8 से डिवाइड किया, यानी कि आप 18 साल में अपना पैसा 4 गुना करेंगे। अगर आपने थोड़ा हायर रिटर्न प्रोडक्ट में पैसा लगाया है और आपको 12% तक का रिटर्न मिला, तब आप सिर्फ 12 साल में अपना पैसा 4 गुना कर सकते हैं। सो आई थिंक इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है दीपाली, कि आप ना फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ये बोलता है कि मैं आपका पैसा 2 साल में डबल कर दूँगा, तो आपको ये पता है कि यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपको 36% का रिटर्न चाहिए 2 साल में डबल करने के लिए। तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद ये स्कीम कोई फ्रॉड है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 36% रिटर्न्स आपको मिल जाएँ किसी स्कीम से। स्पेशली जो अनरेगुलेटेड स्कीम्स होती हैं, जो सेबी द्वारा जिनको रेगुलेट नहीं किया जाता है। सो आई थिंक ये जो सारे एस्टिमेट्स हैं, ये निवेशकों को थोड़ा-सा चौकन्ना भी बना सकते हैं कि जो व्यक्ति उनको बता रहे प्रवीण, हैं वो क्योंकि अनरियलिस्टिक। हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, लेकिन हम जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दो अहम रूल है 110 और जो ईएमआई रूल है वो क्या कहता है, अगर आप हमें संक्षिप्त में बता पाएं। जी, सो हमारे जो 2 फाइनल रूल्स हैं दीपाली, एक है ईएमआई का रूल कि हम अपने ऊपर कितना कर्ज़ा उठाएँ। तो इसका बेसिक रूल है, जो भी आपकी टेक होम जितना भी सैलरी है, उसका आप 40% से अधिक अपने ऊपर कर्ज़ा ना उठाएँ। तो अगर आपका ₹100 की आमदनी है, तो ₹40 से ऊपर का आपके पास ओवरऑल टैक्स, जो पूरे लोन्स का बर्डन है, वो नहीं होना चाहिए, वो एक हेल्दी नंबर है। एंड जो हमारा फाइनल रूल है दीपाली, दैट इज़ 110 माइनस योर एज। एसेट एलोकेशन हमारी निवेशक जो की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि आपकी कितना पैसा इक्विटी में लगा हो और कितना डेट में। और अगर कोई व्यक्ति 110 के इस नंबर से अपनी उम्र को घटाते हैं, मान लीजिए कोई 30 साल के व्यक्ति हैं, तो उनको एक ब्रॉडर इंडिकेशन मिलती है कि उनको 80% पैसा, यानी कि अपना ज्यादा पैसा वो इक्विटी में लगा सकते हैं। वो लगा पाएंगे या नहीं, या उनकी क्या पर्सनल सिचुएशन है, वो एक अलग चीज है। बट ये एक ब्रॉडर एसेट एलोकेशन का आपको चार्ट लेआउट कर देता है। ऑलराइट, तो प्रवीण, काफी आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बताया पर्सनल फाइनेंस के थंब रूल्स, और अब हम शुरू करते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनके पोर्टफोलियो पर भी आपसे बातचीत करेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से आशुतोष। आशुतोष जी, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। नमस्कार मैडम, पहले मैडम आपको थैंक यू, आपने अपना सवाल लिया इसके लिए, और प्रवीण जी का भी मैं थैंक यू करता हूँ। मेरा जो कॉर्पस है वो 30 लाख रुपीज अभी चल रहा है। मेरा एज है 29 ईयर, और मुझे लंबा सा उसको 15 साल तक करना है। तो मुझे कॉर्पस कितना होगा वो आप बता पाएंगे? और मेरा जो अभी SIP के तौर पे चल रहा है, 61,000 का मैं SIP कर रहा हूँ। और मेरा जो ऑलराइट, तो फंड है, पोर्टफोलियो मैंने आपको लिख के दिया, पोर्टफोलियो मैंने भेजा है आपको। तो उसमें कुछ लमसम भी है, तो जो मुझे रखना चाहिए या फिर उसको निकाल देना चाहिए, क्या स्विच करना चाहिए, बता देंगे आप, गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा मुझे। ऑलराइट प्रवीण, तो 10 से 15 साल की समय अवधि के हिसाब से ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो का, जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, आपके सामने डेटा मौजूद है, बताएं क्या सलाह रहेगी। आशुतोष जी का पोर्टफोलियो जो एसआईपी जिसमें ये डाल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सारी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। एचडीएफसी का मल्टी कैप, कोटक का मिड कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक्सिस स्मॉल, सिल्वर एंड बैलेंस्ड एडवांटेज, सारी अच्छी स्कीम्स हैं। आशुतोष जी, आप अपना जो एसआईपी है वहां पे आपको ज्यादा कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्कीम सारी अच्छी हैं, आप उन्हीं में कंटिन्यू रख सकते हैं। सो वहां पे कोई मेजर चेंज नहीं है। आपने सिल्वर में डाला है, आप एक्चुअली सिल्वर थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, आप थोड़ा सा बस वहां पे चौकन्ना रहिएगा कि सिल्वर को चेज मत करिएगा जो भी पास्ट रिटर्न्स आए हैं। गोल्ड हल्का सा आपको ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है। इन टर्म्स ऑफ जो आपका लमसम का अमाउंट इन्वेस्टेड है, वहां पे आपने ना 3 स्कीम्स एक ही फंड हाउस से, आदित्य बिरला से उठाई हुई हैं, और उसमें से स्पेशली जो आपका लार्ज कैप फंड है और जो आपका फोकस्ड फंड है, उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 57-58% का ओवरलैप है। प्लस आदित्य बिरला फोकस्ड का जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई बहुत शानदार नहीं रहा है। आई विल एडवोकेट कि आप आदित्य बिरला फोकस से इस टाइम पे आई थिंक एग्जिट कर सकते हैं। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी के फंड्स हैं
उसमें आप उसको री इन्वेस्ट कर लीजिए। एंड जो कंजम्पशन है, अभी कंजम्पशन में हमने थोड़ा सा रिवाइवल बचा है देखना, बिकॉज कंजम्पशन एज अ सेक्टर इंडिया में थोड़ा हिट हुआ है। सो अभी आप अपने कंजम्पशन फंड को बने रहिए, बट उसके बाद आप उसको भी क्लियर अप कर सकते हैं जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कीम्स। अदरवाइज कंजम्पशन एक अच्छी थीम है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप अपने जो लमसम वाले फंड्स है उनको कंटिन्यू रख सकते हैं। आपका जो एक्सेस का स्मॉल कैप है जो आपकी एसआईपी में है, उसको भी हल्का सा आप नजर में रखिएगा, बिकॉज स्मॉल कैप फंड्स पे थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिव्यू की। एंड अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी अबाउट जो आप 60-65,000 पर मंथ कर रहे हैं, जो आपका लमसम है 12% के रिटर्न्स पे, आप तकरीबन 2.3 करोड़ जमा कर लेंगे इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो 4 करोड़ तक पाने के लिए आपको थोड़ा सा एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत है। विद इन बेसिकली आपको स्टेप अप करने की जरूरत है। तो आप 65,000 के एसआईपी पे अगर करीबन 18 से 20% का स्टेप अप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। राइट, बढ़ते हैं आगे। और प्रबलीन, अब हमारे साथ जो ईमेल के जरिए कॉलर्स, माफ कीजिएगा, दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अशोक जी राजस्थान से, जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है, 36 साल इनकी उम्र है और मंथली एसआईपी की बात करें तो 16,500 है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है और 20 साल में इनका लक्ष्य है 1.5 करोड़ फंड हासिल करने का। क्या राय रहेगी आपकी? अशोक जी जो राजस्थान से कॉल कर रहे थे, पाली जी, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मैं यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी। जब हमने अभी रिटायरमेंट की बात की तब हमने इन्फ्लेशन की थोड़ी बात की थी। अगर आप 20 साल में 1.5 करोड़ की अपेक्षा रख रहे हैं तो आप प्लीज एक चीज मान के चलिएगा कि तब तक इस पैसे की कीमत आज के सिर्फ 45-47 लाख के बराबर होगी। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है तब आज के 1.5 करोड़ के बराबर नहीं होगी, उससे बहुत कम होगी, 1/3 हो जाएगी। और अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1.5 करोड़ चाहिए तो एक्चुअली आपको करीबन 4.5 करोड़ के करीब की एक रकम चाहिए होगी कि आपको आज के 1.5 करोड़ की परचेजिंग पावर मिल सके। तो बस एक ही चीज है जो आपके ध्यान में जरूर होनी चाहिए। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ अगर हम 12% के रिटर्न पे चले तो आप अराउंड 2.3 करोड़ तक आराम से जमा कर लेंगे 12% के रिटर्न्स पे। अगर आप अपनी थोड़ी एसआईपी 20,000 तक बढ़ा लें और उस पे 11-12% का स्टेप अप जोड़ दें तो आप आराम से इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी कि ये 4.8 करोड़ को भी पा लेंगे। तो इस पे आप जरूर थोड़ा सा गौर करिएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइएगा। आपके बहुत सारे फंड्स हैं, इनिशियली आई थिंक आपको इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्लीज 4 फंड्स के साथ कंटिन्यू करिए। जो है टाटा का मिड कैप मोमेंटम, कोटक का लार्ज कैप इक्वल वेट, आपका स्मॉल कैप इंडेक्स और एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक इसके अलावा आपकी सारी स्कीम्स अभी के लिए स्टॉप एंड होल्ड हो सकती हैं, उनकी आपके पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड आप एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं जब भी आपकी एसआईपी सब्सटैंशियली बढ़े, पर अभी 20-25-30 हजार तक आप इन 4 फंड्स के साथ आराम से मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अशोक जी को थोड़ा स्क्रूटिनी करने की जरूरत है जहां तक फंड्स की बात है, और जिस तरह से सलाह आपको दी गई है एसआईपी में आप स्टेप अप भी कर सकते हैं। और अगली ईमेल हमें भेजी है समित मजूमदार ने। इनकी उम्र 48 साल है जी, 48 साल इनकी उम्र है और समित इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। समित, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। हाँ, हेलो जी बताएं। हाँ, देखिए मेरा क्या है, डाउट है मेरा। अभी तो हम बहुत लेट स्टार्ट किए हैं, जस्ट स्टार्टेड वेरी लेट। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो केवल 8 लाख ही है। तो फिलहाल हम 1-2 महीना से मेरा हर महीना का 50,000 हम स्टार्ट किए हैं इन द म्यूचुअल फंड। हाँ, इन द टोटल 5 डिफरेंट पोर्टफोलियो में मेरा। तो करीब माई एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 5-6 years डाउन द लाइन आई एम थिंकिंग टू क्विट, मतलब उसके बाद आई वांट टू टेक रिटायरमेंट विच विद दैट कॉर्पस ऑफ 1 CR। तो कितना, मतलब द डायरेक्शन हम जो जा रहे हैं, इट इज राइट और रॉन्ग, वही हमको पूछना है। ओके, तो प्रबलीन, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जो हम पर्सनल फाइनेंस के रूल्स के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह से इन्होंने भी इस बात को रखा कि देरी हो गई इनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। अभी 48 साल इनकी उम्र है और ये चाहते हैं कि अगले 5 से 7 सालों में ये रिटायरमेंट ले लें और इनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। तो क्या 8 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू से ये इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? जी,
समझिए आप नेक्स्ट 7 इयर्स में प्रोबेबली थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बाय देन आप ऑलमोस्ट 55 के हो रहे होंगे, व्हिच इज़ नाइस। आप प्लीज़ एक बार ये आपने पूछा नहीं है पर मैं डेफिनिटली एक एडिक्वेसी चेक चाहूँगी कि आप करें, कि आज के खर्चे के हिसाब से इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले 30-35 साल की रिटायरमेंट के लिए क्या ये कॉर्पस आपके लिए पूरा हो पाएगा? और अगर इसके अलावा आपके दूसरे एलोकेशंस हैं जिनसे आपके पास और कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, देन इट्स ओके, पर आप ज़रूर एक बार क्युमुलेटिवली इसको चेक कर लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ ये जो आपका स्पेसिफिक गोल है 1 करोड़ का, अभी जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इस पे 12% का रिटर्न लेके चल रहे हैं, थोड़ा हम रियलिस्टिकली 12 ही लेके चलेंगे, हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चलेंगे, तो आप करीबन 82 लाख जमा कर लेंगे। मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप 10% का इधर स्टेप अप कर लें, थोड़ा-थोड़ा जैसे 50 लाख पे फिर 50,000 पे 55,000 आप नेक्स्ट ईयर कर लें, थोड़ा 10-10% करके अगर आप बढ़ा पाएँगे, तो आप आराम से 1 करोड़ का फिगर 7 इयर्स में पहुँच जाएँगे। तो आप डेफिनिटली अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखिए और मज़बूती से थोड़ा-थोड़ा जब आपको मौका मिले या तो लमसम डाल दीजिए या स्टेप अप करिए। एक छोटा-सा मैं यहाँ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी, अदर देन पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, आपके सारे फंड्स आईसीआईसीआई ही फंड हाउस के हैं और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई एज़ अ फंड हाउस इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर किसी भी एएमसी में ओवर एलोकेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी राय होगी कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में थोड़ा एलोकेशन रिड्यूस करिए। हमें इस स्टेज पे जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आपको सेक्टोरल फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है समझ जी। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रिड्यूस कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल से आप जो इन एलोकेशन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जा रही है, आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उठा लीजिए, प्रोबेबली एचडीएफसी का या एसबीआई का, जिससे आप थोड़ा कॉर्पस उधर भी जमा कर लें और आपका थोड़ा आईसीआईसीआई का रिडक्शन हो जाए एलोकेशन में, एंड आप डायरेक्टली इनसे कल को सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, तो आपको फंड्स बेच के किसी और फंड में फिर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो प्रबलीन की तरफ से आपको सलाह दी गई है, मुख्य तौर पर आप 10% स्टेप अप की और ज़रूर जाएं, और इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया कि एएमसी किसी स्पेसिफिक जगह देखे तो ओवर एलोकेशन करने से आप बचें, बेहतर रहेगा थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई आप अपने पोर्टफोलियो को करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक और ईमेल आई है जगदीश जी की जैसलमेर से। जगदीश जी की उम्र 38 साल है, मंथली एसआईपी इनकी 30,000 है, पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें तो ये 4 लाख के करीब है और 10 साल में इनका लक्ष्य है 2 करोड़ का। पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, इनके पास जो मुख्य तौर पर दिखाई दे रहा है वो इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड 5,000 का ये निवेश कर रहे हैं, यूएस एडलवाइज टेक्नोलॉजी 5,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000, निपॉन मल्टी कैप फंड 5,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही साथ बंधन स्मॉल कैप में भी 5,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। दूसरे अगर हम नजर डालें तो ये एनपीएस में भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 17,000 रुपए के आसपास का। तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और जो इनका टारगेट है, क्या आपको लगता है ये फंड्स इन्हें दिला पाएंगे प्रबलीन? जी, दीपाली एक्चुअली एसआईपी इनकी डिसेंट अमाउंट की है, पर इनका लक्ष्य भी थोड़ा तगड़ा है और 10 साल का ही हमारे पास समय है। तो ये करीबन 79 टू 80 लैक्स ही पहुँच पाएँगे करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ 10 साल में। या तो अपना थोड़ा-सा होराइज़न बढ़ा दें, हम एनपीएस को यहाँ गिन नहीं रहे क्योंकि वो तो 60 इयर्स तक करना ही है। तो अपने या तो थोड़ा-सा अमाउंट को बढ़ाएँ या अपने होराइज़न को बढ़ाएँ। अगर अमाउंट को बढ़ाएँगे तो फिर करीबन अगर ये 45,000 पर मंथ डालना शुरू करें और उसमें 15% का स्टेप अप करें, तो फिर ये अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इनको अपने आप को पुश करना होगा अगर ये 10 इयर्स में इसको अचीव करना चाहते हैं। जो इनका पोर्टफोलियो है ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, सारी इनने कैटेगरीज़ ली हैं, अच्छे फंड्स उठाए हैं विद इन कैटेगरीज़। थोड़ा-सा आप बस चेक रखिएगा, एक थीमेटिक फंड है आपके पास व्हिच इज़ द पीएसयू इक्विटी फंड। तो पीएसयूज़ ने पीछे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी सारी हेल्दी स्कीम इसमें स्टॉक्स हैं, बट तो भी किसी भी थीम बेस्ड फंड में थोड़ा-सा ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, तो आप इस पे थोड़ी-सी नज़र रखिएगा, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ। बिल्कुल, तो स्टेप अप करने की सलाह एसआईपी में आपको दी गई है क्योंकि अभी जिस तरह का आपका एलोकेशन है उससे मुश्किल से 70 से 80 लाख तक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इसका जिक्र भी प्रबलीन ने किया। और जो थीमेटिक फंड्स हैं उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत यहाँ पर है। तो चलिए, वक्त अब थोड़ा ही बचा है प्रबलीन, ऐसे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके टॉप 4 फंड्स।
अगर दीपाली आज के टाइम पे कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनका लंबे समय का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10 से 15 साल के लिए, तो मैं चाहूँगी कि वो एक मिक्सचर बनाएँ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का। सो इन द लार्ज कैप स्पेस, इन द मिड कैप स्पेस आप पैसिव फंड्स चुन सकते हैं। जैसे लार्ज कैप में आप इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 का चुन लीजिए। मिड कैप में आप मार्केट कैप बेस्ड निफ्टी 150 इंडेक्स चुन सकते हैं। स्मॉल कैप में आप कोई भी क्रेडिबल फंड हाउस चुन सकते हैं। आज मैंने इन्वेस्को का नाम लिया है, अदरवाइज आपकी पसंद का आपको जो अच्छा लगे आप चुन सकते हैं। स्मॉल कैप तो आपके तीनों मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशंस हो गए और इसको आप रैप अप कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड के साथ। तो किसी भी क्रेडिबल फंड हाउस का मैंने एसबीआई का आज मेंशन किया है, बट आप कोई भी एचडीएफसी, निपॉन, कोई भी कोटक, किसी भी अच्छे फंड हाउस का चुन सकते हैं जिसका ओवरऑल ओवरलैप ना आ रहा हो। एंड हमें यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल सकता है विद एलोकेशंस टुवर्ड्स लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड थोड़ा एक्टिव एंड पैसिव दोनों का मिश्रण भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार फिर से प्रबलीन ने जो आपको टॉप 4 फंड्स बताए हैं उसका रिकैप भी मैं कर सकती हूँ। और जिस तरह से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन से वो फंड्स हैं। सबसे पहले डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की बात करें तो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स, इन्वेस्को स्मॉल कैप और एसबीआई मल्टी कैप, ये टॉप 4 फंड्स हैं जिसकी सलाह प्रबलीन की तरफ से दी गई है। खासतौर पर अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। तो प्रबलीन, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आई और दर्शकों के पोर्टफोलियो पर तो बातचीत की ही, साथ ही साथ जो आपने थंब रूल आज बताए किस तरह से पर्सनल फाइनेंस के लिए उन रूल्स को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आई होप हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्यादा वो फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू सो मच आपका इस शो में आने के लिए। इस शो में इतना ही। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां पर जाकर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें ताकि आप एक स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस की राह पर चल सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।